आज की क्लास में हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडियन एविडेंस एक्ट का डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका बर्डन ऑफ प्रूफ एंड उसी के साथ ऑनर्स ऑफ प्रूफ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को जो है ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, और अगर हो जाता है तो इनका डिफरेंस नहीं पता चलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है और ऑनर्स ऑफ प्रूफ क्या होता है, इनके बीच डिफरेंस क्या है। राइट, तो बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनर्स ऑफ प्रूफ एक्चुअल में अगर देखें बेटा, ये कहाँ डिफाइन नहीं किया गया। अगर एविडेंस एक्ट की बात करें तो यहाँ पे कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया इसको। राइट, लेकिन इससे रिलेटेड प्रोविजंस आपकी जो है डेफिनेटली जो है वो दी गई हैं, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड प्रोविजंस अगर ना दें तो फिर आपका जो केस है, जो आपका मेन मैटर है, वो जो भी आपकी एलिगेशंस होगी, प्रोसीडिंग्स होगी, उसके अंदर प्रूव करने का फिर किसके ऊपर भार होगा, किसके ऊपर बर्डन होगा, ऑनस होगा, तो वो चीज़ें अगर ना मेंशन होती तो वो सारी चीज़ें फिर पूरी कंफ्यूजिंग हो जाती, पूरी प्रोसीडिंग्स, पूरे केसेस। राइट, तो यहाँ पे आपका जो अगर बात करें तो सेक्शन चैप्टर नंबर 7 जो है आपका, जो आपका बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर ही बात करता है। जो सेक्शन अगर बात करें तो सेक्शन आपके 101 से लेके 114 तक के मेन प्रोविजन है जो आपके इस चीज़ से डील करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ऑनर्स ऑफ प्रूफ दोनों चीज़ें यहाँ पे हमने डील करनी है। ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है ये तो बिल्कुल कहीं दिया ही नहीं है, बस एक सेक्शन 102 है, 102 है, जिसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। राइट, तो वो चीज़ हमें देखनी है, उसी के साथ ऑनर्स ऑफ प्रूफ को लिंक करना है हमें। राइट, तो एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं मेंशन है कहीं पे भी। इवन ये तो फिर भी ऑनर्स ऑफ प्रूफ की बात करनी है, मेन जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसकी भी कोई मेन प्रोविजन आपकी यहाँ पे नहीं है जो आपके बर्डन ऑफ प्रूफ को डिफाइन करे। राइट, तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ क्या है, लास्ट सीन थ्योरी क्या है, इसके साथ जो है हम पढ़ेंगे, और लास्ट सीन थ्योरी की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, एंड इसी के साथ साथ जो है एक चीज़ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कि इसके जो सेक्शंस हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है और किस लेवल का होता है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ कितना होता है। राइट, सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, दोनों में अलग अलग वे में आपको प्रूव करना है, और अलग अलग स्टैंडर्ड जो है दोनों में दिया गया है। राइट, क्रिमिनल में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और हाई लेवल है, और जो आपका सिविल केसेस में है उसमें मेयर प्रोपोंडेंस तक भी अगर प्रूव कर दें तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। राइट, अब इसके साथ और डिस्कस करेंगे कुछ केस लॉज, जैसे एविडेंशियरी वैल्यू जो बताती हैं वो केसेस डिस्कस करेंगे, और फिर इसके साथ साथ जो है हम जब प्रोविजंस हैं, जैसे 103 है, 106 है, 107, 108 है, 109, 10, 11, 12, 13, 14, ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, फॉर एग्जांपल मल्टी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, आरजेएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी और एग्ज़ाम की जिसके अंदर मेंस जो है एक स्टेज आती है, मेंस का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव पेपर आता है, तो बेटा वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑनर्स ऑफ प्रूफ के लिए जो सेक्शंस आपको मैंने अभी अभी बताए हैं, वो सेक्शंस को सबको आपको ब्रीफली वहाँ उनका रेफरेंस जो है आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या लिखा हुआ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे और किसके ऊपर होगा। अगर कोई रिलेशनशिप को प्रूव करना है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, कौन उसको प्रूव करेगा। राइट, कोई रिलेशनशिप है और साथ में अगर कोई ऐसा मतलब कोई पर्टिकुलर फैक्ट है, जैसे प्ली ऑफ एलिबाई की अगर बात करें, विच वी स्टडी अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वो आपका जो एलिबाई का प्रोविजन है बेटा, वहाँ पे तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि ये हम इस चीज़ को जो है बोलेंगे। राइट, प्ली ऑफ एलिबाई, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर इसको आपको प्रूव करना है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा और कौन से सेक्शन के अंदर इसको प्रूव किया जाएगा, दैट इज योर अंडर सेक्शन 103 प्ली ऑफ एलिबाई। वहाँ पे लिखा ना बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। इसी तरीके से बाकी के सेक्शंस जो हैं वो भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो कंप्लीटली एक आपको डिज़ाइन बताऊंगी कि आपको एक आंसर कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे फ्रेम करना है आपको, जब बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनर्स ऑफ प्रूफ के ऊपर आपको मेंस में आ जाए तो। ठीक है जी, तो वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैसे जैसे भी आप लोग वीडियो मेरी देख रहे हो सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे जी। मेरा नाम रवनी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम आज की क्लास, आज इतने अच्छे टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। चलिए, हाँ जी, बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसा कि मैंने आपको बेटा बोला ही है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये आपका एविडेंस एक्ट के अंदर कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। राइट,
अब इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज, इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। अगर आपका एविडेंस एक्ट इसको डिफाइन नहीं करता तो इट डजंट मीन कि आपको इसका मीनिंग नहीं पता होना चाहिए। आपको मीनिंग इसका जरूर क्लियर होना चाहिए। कहीं से भी आप बुक्स पढ़ो, आप केस लॉज पढ़ो, राइट। एन ऑब्लिगेशन अपॉन अ पार्टी, एक्चुअल में बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ ऐसी चीज है कि भाई अगर मैंने केस फाइल किया, मैं एक केस फाइल करती हूँ कि मिस्टर ए हैज कमिटेड सच मर्डर, राइट, ओके, तो मैंने ए के ऊपर, मिस्टर ए के ऊपर एलिगेशंस लगाई है मर्डर की, राइट। अब यहाँ पे इन दिस केस आई विल हैव टू प्रूव दैट मिस्टर ए इज अ मर्डरर, मिस्टर ए इज एन एक्यूज्ड, राइट। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि एन ऑब्लिगेशन अपॉन अ पार्टी टू प्रूव द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच ही एजर्ट्स, ठीक है जी। अब मैं कह रही हूँ ना कि मिस्टर ए ने मर्डर किया है, मैं एजर्ट कर रही हूँ, मैं एजर्शन दे रही हूँ। नाउ आई विल हैव टू प्रूव, मुझे साबित करना पड़ेगा इस चीज को, राइट। तो उसी को बोलते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हुआ? मेरे ऊपर हुआ। क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है, सिविल केसेस में प्लेंटिफ को प्रूव करना होता है, ठीक है। सेम पार्टी सेम स्टेटस होता है, लेकिन वहां पे हम सिविल केसेस में प्लेंटिफ बोलते हैं और क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन बोल देते हैं, राइट। चलिए, अब उससे भी इम्पोर्टेंट आपका एक प्रोविजन जो है, ये आपका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीम के ऊपर बेस्ड है। वो कौन सा मैगजीम है? ए एनकम्बिट क्वे डेलसेट कॉन क्यू नेगेट, ठीक है जी। तो ये इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ जो है हाँ जी, तो यहाँ पे ये जो मैगजीम है, यस, ये जो मैगजीम है, ये मैगजीम कम्प्लीटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता है जो कि आपके बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ कंप्लीटली क्या है? लिंक्ड है। क्या मीनिंग क्या है इसका बर्डन ऑफ प्रूफ का इस मैगजीम का? इट मींस बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन हु एजर्ट्स। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये लाई करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है किसके ऊपर? अपॉन द पर्सन हु एजर्ट्स, ठीक है। जो डिनाई करता है उसके ऊपर नहीं, नॉट ऑन whom who as denies, ठीक है। तो जो डिनाई करता है उसके ऊपर नहीं होगा, जो एजर्ट करेगा एक्चुअल में बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर जो है लाए करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली ये सब क्लियर है, मीनिंग क्लियर है। इसकी डेफिनेशन आपको लीगल डेफिनेशन नहीं मिलेगी एविडेंस एक्ट के अंदर, और इसी के साथ साथ जो है ये एक आपके मैगजीन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बेटा इसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ, अब ध्यान से देखना, बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है, बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनर्स ऑफ प्रूफ दोनों जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये आपको दिया गया है सेक्शन 101 के अंदर, और ऑनर्स ऑफ प्रूफ आपको दिया गया 102 के अंदर। एक्चुअल में बर्डन ऑफ प्रूफ अगर होगा तभी ऑनर्स ऑफ प्रूफ होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब बर्डन ऑफ प्रूफ होगा तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ उसी से जो है आपका क्रिएट होता है, उसी से निकलता है, और ऑनर्स ऑफ प्रूफ हमेशा शिफ्ट होता रहता है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, और प्रोसिक्यूशन अगर ये प्रूव कर दिया कि यस, मतलब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि यस मिस्टर ए ने मर्डर किया है, राइट, आई हैव द एविडेंस और आई हैव प्रूव दिस फैक्ट, राइट, ओके। लेकिन अब जैसे बेटा मैंने प्रूव किया तो सिंपल सी बात है ना कि सिर्फ मुझे सुनने के बाद कोर्ट जजमेंट तो देगी नहीं, दूसरी पार्टी को भी सुनेगी कोर्ट, राइट। तो वहां पे अब यहाँ पे ये ऑनर्स, ये जो बर्डन है ये शिफ्ट हो जाता है मिस्टर ए के ऊपर, राइट। मिस्टर ए को बोला जाएगा कि ओके, प्रोसिक्यूशन ने तो जो है आपके अगेंस्ट एविडेंस दे के प्रूव कर दिया कि ये आपने मर्डर किया है, राइट। तो यहाँ पे कोर्ट बोलेगे कि अब तुम एविडेंस दो, अब तुम इस चीज का सबूत दो। अगर तुम ये कह रहे हो कि तुमने मर्डर नहीं किया, अब तुम अपनी इनोसेंस को प्रूव करो, राइट। दिस इज अ ऑनर्स ऑफ प्रूफ। तो ये हमेशा शिफ्ट होता रहता है पार्टी टू पार्टी। जैसे एक्यूज ने प्रूव कर दिया इनोसेंट है, अगेन वो शिफ्ट हो जाता है आपके प्रोसिक्यूशन के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है मैंने, बर्डन ऑफ प्रूफ आपका जो है ये एज अ मैटर ऑफ लॉ और प्लीडिंग से रिलेटेड होता है,
राइट। और साथ में ये पार्टी की ड्यूटी होती है कि पूरे केस को एस्टैब्लिश करना। अब प्रोसिक्यूशन की ही ड्यूटी होती है ना बेटा, मेन अगर देखें मैंने एलिगेशन लगाई तो मेरी ड्यूटी बनती है ना कि मैं इस चीज़ को प्रूव भी करूं, मैं अपने पूरे केस को एस्टैब्लिश करूं, राइट। और ये आपका कभी भी शिफ्ट नहीं होता, कभी भी शिफ्ट नहीं होता है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। हाँ जी, ऑनर्स ऑफ, इफ वी टॉक अबाउट ऑनर्स ऑफ प्रूफ, ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है ये आपका 102 के अंदर वैसे इम्प्लिसिटली है, एक्सप्रेसली आपका वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ये मतलब इसका क्या है, टू एड्यूस द एविडेंस। हाँ जी, तो आपको एविडेंस एड्यूस करने हैं और ये पार्टी की ड्यूटी होती है, राइट। जिसके ऊपर ऑनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट हुआ है, अब उस पार्टी के ऊपर बर्डन होता है, एक तरह से उसकी ड्यूटी होती है कि एविडेंस एड्यूस करे, राइट। और ये आपका टाइम टू टाइम शिफ्ट होता रहेगा। अगर इसने अपनी इनोसेंस प्रूव कर दी तो फिर वापस प्रोसिक्यूशन के ऊपर आ जाएगा, राइट, ऑनर्स ऑफ प्रूफ। नहीं, नेक्स्ट जो है इसके बाद अब हम देखेंगे, होपफुली यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ और चार्ट के थ्रू समझा रही हूँ, तो चार्ट्स को इसको मिस मत करना। आप अपने कॉपीज़ में, अपने रजिस्टर्स में, अपने नोट्स में इनको ड्रॉ करके रख लेना, ये आपके बहुत काम आएंगे जब आप पढ़ोगे, जब आप रिवाइज करोगे इस टॉपिक को, तो बहुत हेल्पफुल होंगे। हाँ जी, अब इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा ये है कि जिस बर्डन ऑफ प्रूफ की हम बात कर रहे हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ को एक लेवल होगा, है ना। किस लेवल तक आपको किसी भी केस को प्रूव करना होता है, किस लेवल तक। अगर क्रिमिनल केस की बात करें तो क्रिमिनल केस में तो आपको बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाना होता है ना, बियॉन्ड द रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस लेके आने पड़ेंगे आपको, राइट। लेकिन सिविल केसेस में क्या होता है, बाय मियर प्रोपेंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी आप प्रूव कर सकते हो, बस इतना ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। यहाँ पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाने की जरूरत नहीं है। देखिए सिविल केसेस में सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है ना, सिविल केस इधर क्रिमिनल आना था, उधर सिविल आना था, यहाँ पे उल्टा हो गया है। यहाँ कर देते हैं अभी सेट। यस, ये जो है ये केस है क्रिमिनल केसेस, राइट, एंड ये जो है ये है आपका क्रिमिनल सिविल। ये है सिविल केसेस। जो क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस के अंदर जो आपका बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है किसके ऊपर है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर। ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, राइट। अब ये आपका जो है आपको गिल्ट जो है ना एक्यूज्ड का प्रूफ करना है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाके, ठीक है। तो बाय गोइंग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इसको ऐसे प्रूव करोगे आप। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जब तक आपने बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं किया ना एक्यूज की गिल्टी को, एक्यूज को गिल्ट प्रूव नहीं किया, तब तक एक्यूज को इनोसेंट ही माना जाएगा। ही विल बी कंसीडर्ड एज इनोसेंट पर्सन अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इन सिविल केसेस, बेटा सिविल केसेस में बाय मियर प्रीपोंड्रेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। बस इतना ही आपको जो है यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल केसेस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है याद रखना है। और ये चीज़ों का खास ध्यान रखना, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो हमेशा आपका जो है बर्डन ऑफ प्रूफ सिविल केसेस में आपका प्लेंटिफ के ऊपर है और क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो है वो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चार्ट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, इसको समझना, ध्यान से समझना। अगर आप लोगों ने बेयर एक्ट पढ़ा होगा, आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी इसके ऊपर स्टडी किया होगा इस टॉपिक के ऊपर, तो आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाएगा, इजी समझ आ जाएगा। हालांकि मेरी कोशिश यही है जिन्होंने इस पार्ट को, इस चैप्टर को, इन सेक्शंस को नहीं पढ़ा है उनको भी समझ आ जाए। जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है ये, बट उनको एक बार बेयर रीडिंग जरूर करनी पड़ेगी इन सेक्शंस की, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, नॉर्मल चीज बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये आपका सीधा सीधा जो है आपके चैप्टर नंबर 7 के अंदर दिया गया है, जो आपके सेक्शन 101 से लेके 114A तक के हैं, ठीक है। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका सबसे पहले सेक्शन 103 आता है, अभी मैं आपको बता के हटी हूँ कि 103 के अंदर क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर
फैक्ट। तो यहाँ पे एलिबाई को प्रूव करना, बेटा एलिबाई को उसी को ही प्रूव करना पड़ेगा ना, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन के ऊपर होगा जो क्लेम कर रहा है कि ये पर्टिकुलर फैक्ट उसकी नॉलेज में है ना, तो उसको प्रूव उसी पर्सन को करना पड़ेगा। अदरवाइज कोर्ट जो है वो क्या मान लेगी, प्रिजम्पशन मान लेगी यहाँ पे एज टू द एब्सेंस ऑफ सच काइंड ऑफ फैक्ट। ठीक है, एब्सेंस ऑफ फैक्ट, तो कोर्ट के सामने आपको ही प्रूव करना होगा एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। 106 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन का प्रोविजन है बेटा। अगर क्रिमिनल मतलब ऑफेंडर का कोई भी केस, एक्यूज्ड का अगर वो केस किसी जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, जनरल एक्सेप्शन मतलब जो आपकी आईपीसी के अंदर दी गई है सेक्शन 76 से लेके 106 तक, ठीक है, तो वो वाली प्रोविजंस में अगर फॉल करता है तो एक्यूज्ड विल हैव टू प्रूव दैट हिज केस फॉल्स अंडर दोज सर्कमस्टांसेस, दोज एक्सेप्शंस, राइट। तो यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन में अगर केस फॉल करता है, जायज़ सी बात है कि इट इज कंप्लीटली अप टू द एक्यूज्ड टू प्रूव, राइट। तो यहाँ आपका सेक्शन 106 जो है जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है। नेक्स्ट 107 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। 107 और 108 अगर आपको पता हो, हमेशा दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं प्रोविजंस, क्योंकि एक के अंदर प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ है तो दूसरे के अंदर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है, राइट। तो यहाँ पे बेटा 107 जो है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू डेथ की बात कर रहा है। कहने का मतलब कि भाई अगर नॉर्मली अगर बात करें कि कोई पर्सन ऐसा है, कोई भी ऐसा पर्सन है, चाहे जितने भी सालों से अगर उसको आपने देखा नहीं है, जहाँ आपने मतलब जो भी है, मतलब मान लो 30 सालों से उस पर्सन को देखा नहीं है ना, लेकिन नॉर्मली उससे बातचीत जो है उसके घर वालों की, उसके रिलेटिव्स की उससे होती है। लेकिन कोई भी गांव का पर्सन आके, विलेज का, सिटी का कोई भी पर्सन आके ये बोले, जो असर्ट करे कि भाई ये मिस्टर ए जो है ये लापता है, इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है पिछले 30 सालों से, ठीक है, अगर वो ऐसा बोलता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ बेटा उसी पर्सन के ऊपर होता है हु एजर्ट्स हिज डेथ, जो उसकी डेथ को एजर्ट करता हो तो उसी के ऊपर प्रूव उसी को करना पड़ेगा। और 108 जो है ये बताता है एज टू लाइफ, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू लाइफ मतलब प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। पिछले 7 सालों से पर्सन के घर वालों को उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं है, कोई चिट्ठी पत्र नहीं है, राइट। तो उस केस में क्या प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो पर्सन की डेथ हो चुकी है, वो डेड है इस टाइम पे। लेकिन अगर गांव का, सिटी का या कोई भी ऐसा पर्सन ये बोले कि नहीं इस पर्सन से मेरी बात होती है, ये पर्सन जो है कम्प्लीटली सही है, सही हालत में है, अर्निंग है, जो भी है, लेकिन मेरे से इससे अभी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ही बात हुई है या आज ही बात हुई है, और ये चीज़ जो पर्सन एजर्ट कर रहा है कि मेरी उससे बात हुई है और वो जिंदा है, तो वहाँ पे कोर्ट के सामने बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन के ऊपर होगा हु एजर्ट्स हिज लाइफ, हु एजर्ट्स दैट पर्सन इज अलाइव, राइट। अदरवाइज प्रिजम्पशन ऑफ डेथ हो जाती है। 108 के अंदर कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि दैट पर्सन इज डेड अगर उसके बारे में पिछले 7 सालों से फैमिली वालों से सुना नहीं गया हो, ठीक है। अब 109 की बात करें बेटा, 109 जो है ना ये रिलेशनशिप की बात करता है। अगर आपको मतलब रिलेशनशिप किसकी, पार्टनर्स की, यहाँ लिख देती हूँ 109 के अंदर पार्टनर्स की रिलेशनशिप है, ठीक है, आपस में, और लैंडलॉर्ड और टेनेंट की रिलेशनशिप है, और आपकी लैंडलॉर्ड और टेनेंट की, और आपकी प्रिंसिपल एंड एजेंट की रिलेशनशिप है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से समझना इसको भी। एक्चुअल में ये सेक्शन जो है ये बताता है कि भाई कोर्ट नॉर्मली ये मान लेता है कि वो पार्टनर्स है। अगर उनका कोई ऐसा प्रूफ है, उनकी कोई ऐसी फर्म है, तो सिंपल वहाँ पे अगर कोर्ट को पता है कि ये दोनों पार्टनर्स है, एक फर्म चलाते हैं, या फिर ये दोनों लैंडलॉर्ड और टेनेंट हैं, राइट। लेकिन ये प्रिजम्पशन होती है रिलेशनशिप की। लेकिन अगर कोई पर्सन कोर्ट में ये आके बोले कि सर ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट नहीं है, या फिर ये दोनों पार्टनर्स नहीं है फर्म के अंदर, राइट, तो उस केस में फिर उसी पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा जो ये एजर्शन लेता है, जो ये एजर्ट करता है कि भाई इनकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती है। तो 109 के अंदर उसी पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। 110 की अगर बात करें, 110 बात करता है अपना बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। मेरे कोई पर्सन अगर किसी प्रॉपर्टी पे रह रहा है
है ना, ध्यान से समझना। अगर कोई भी पर्सन किसी प्रॉपर्टी पे रहता है सुबह शाम वहीं आता जाता खाता पीता सोता वहीं है, उसकी फैमिली भी वहां पे है, तो बेटा वहां पे सिंपल जो है प्रिजम्पशन क्या होती है कि वो पर्सन उस प्रॉपर्टी का ओनर है, राइट, यही प्रिजम्पशन होती है। लेकिन अगर कोई पर्सन ये बोले कि सर मिस्टर ए इस प्रॉपर्टी पे रह तो रहा है लेकिन ये ओनर नहीं है, राइट, ही डज नॉट हैव एनी ओनरशिप ओवर दिस प्रॉपर्टी, ओके, तो कोर्ट बोलेगा कि ओके यू विल हैव टू प्रूव दैट दैट पर्सन इज नॉट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, राइट। सो ओनरशिप के रिगार्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन के ऊपर होगा जो पर्सन बोलेगा, जो इस पर्सन इसको क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, जो डिनाई कर रहा है ना, कि ये ऑनर नहीं है, मतलब हु अफर्म्स दैट ही इज नॉट ऑनर, तो उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो ऑनर नहीं है, राइट। 110 के अंदर ओनरशिप है। 111 जो है यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें किस चीज में, कि भाई अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है ना, कोई भी ऐसी एक्टिव कॉन्फिडेंस में कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो वो ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुई है, ये उसी पर्सन के ऊपर जो है उस पर्सन को बिलीव करना, उस पर्सन को जो है प्रूव करना पड़ेगा कि ये गुड फेथ में हुई है, जिसको एक्चुअल में जो इस चीज को क्या कर रहा है, अफर्म कर रहा है कि वो गुड फेथ में नहीं है, वो गुड फेथ में नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है 112 लेजिटिमेसी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आपको पता होगा, ये आपका क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है ना, तो यहाँ पे भी प्रिजम्पशन होती है कंक्लूसिव प्रूफ। वैसे ये बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर हम ज़्यादा कुछ खास इसको नहीं पढ़ेंगे, लेजिटिमेसी है, तो यहाँ पे आपका बर्डन ऑफ प्रूफ ना होके यहाँ पे कंक्लूसिवनेस हम पढ़ते हैं, राइट। तो ये एक्चुअल में क्या बताता है कि अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है पर्सन मैन और वुमेन के वेडलक में, तो वो बच्चा उन्हीं का ही माना जाएगा, चाहे वो शादी के 10 दिन बाद पैदा हुआ है, शादी के 6 महीने बाद पैदा हुआ है, राइट, तो वो बच्चा उसी मैन का माना जाएगा। यही लेजिटिमेसी होगी कि ये लेजिटिमेट सन लेजिटिमेट डॉटर जो है, चाइल्ड जो है, ये उस मैन का है, ओके। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैरिज खत्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद 280 दिनों के अंदर अंदर बच्चा पैदा होता है, राइट, और साथ में वो वुमेन जो है वो रीमैरिज भी नहीं करती है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा। 280 दिनों के अंदर बच्चा पैदा होता है और जो फीमेल है वो सेकंड मैरिज नहीं करती है, तो उस केस में भी वो बच्चा उसी मैन का जो है कंसीडर किया जाएगा और इसकी लेजिटिमेसी का आपको एविडेंस नहीं देना पड़ेगा, ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा, राइट। अब यहाँ पे कंक्लूसिवनेस जो है इसका तो एविडेंस देना ही नहीं पड़ता, ये 112 आपको बताता है। अब यहाँ 113 जो है ये क्या कहता है, 113 बात करता है आपका, 113 बात करता है सेशन ऑफ टेरिटरीज को आप छोड़ सकते हो अब के लिए, ठीक है, इतना रेलेवेंट नहीं है ये प्रोविजन, बस हेडिंग इंपॉर्टेंट है। 114 सर्टेन फैक्ट्स है ना, कोई मतलब कुछ प्रिजम्पशंस होती हैं यहाँ पे, अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आए प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है वो कौन से सेक्शन में है, 114 के अंदर है, फैक्ट्स, सर्टेन फैक्ट्स के रिस्पेक्टिव में प्रिजम्पशन, क्योंकि प्रिजम्पशन हम दो टाइप की पढ़ते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो होती है वो रिबटेबल और इरिबटेबल होती है, लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स जो होती हैं वो रिबटेबल भी हो सकती है, आपकी जो है ऑलवेज रिबटेबल होती है, सॉरी, जो आपकी फैक्ट वाली होती है ऑलवेज रिबटेबल होती है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फर्दर, होपफुली ये प्रोविजन समझ आई। अच्छा ये 106 देख लीजिए एक बार, जनरल एक्सेप्शंस में अगर आपका कोई भी केस फॉल करता है, यू विल हैव टू प्रूव दैट योर केस फॉल्स अंडर दैट एक्सेप्शन, राइट। लेकिन यहाँ पे लिंक करना है रेस इप्सा लोक्यूटर के साथ, क्योंकि आपको प्रूव करना है थिंग स्पीक्स इटसेल्फ, राइट, तो यहाँ पे इसको इसके साथ लिंक करना है, क्योंकि यू विल हैव टू प्रूव बाय योरसेल्फ दैट योर केस फॉल्स अंडर जनरल एक्सेप्शन, अदरवाइज एब्सेंस ऑफ सर्टेन एक्सेप्शंस जो है वहाँ पे प्रिजम्पशन कोर्ट ले लेगी। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा देखिए अब कितना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये, मतलब आपका शॉर्ट नोट अलग से भी आ सकता है इसके अंदर। लास्ट सीन जो है थ्योरी, लास्ट सीन थ्योरी, राजस्थान वर्सेस काशीराम में एक जजमेंट है, अशोक महाराष्ट्र, और एविडेंशियरी वैल्यू एक सतपाल वर्सेस हरियाणा केस के अंदर पढ़ेंगे, एविडेंशियरी वैल्यू, राइट, राजस्थान वर्सेस काशीराम। अच्छा इसमें क्या बोला गया था, लास्ट सीन थ्योरी को एक तरह से डिफाइन किया गया था इसके अंदर। हाँ जी, इसके अंदर जो है अगर देखें नॉर्मली देखें तो इसके अंदर डिफाइन किया गया था, और इसके अंदर
इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी बात जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोली दैट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन को लास्ट में डिसीज्ड पर्सन के साथ देखा गया, डिसीज मतलब जिसकी जब डेथ हुई है वो पर्सन उसी के कंपनी में था, है ना, तो उस टाइम पे उसको पता होगा कि उस टाइम पे कैसी सिचुएशन थी जब पर्सन की डेथ हुई है, डिसीज्ड पर्सन की डेथ हुई है, तो उसके साथ किस तरीके से उस टाइम पे उस कैसे सर्कमस्टांसेस थी। तो एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन जो है वो ही पर्सन दे सकता है जिसको लास्ट सीन किया गया है उस डिसीज्ड के साथ। ठीक है, ये तो आपका राजस्थान वर्सेस काशीराम के जजमेंट में था। अशोक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात करें 2015 की जजमेंट है, इसके अंदर क्या हेल्ड हुआ था दैट जो आपके लास्ट सीन थ्योरी है इट कम्स इनटू प्ले व्हेन द टाइम गैप बिटवीन द एक्यूज्ड एंड द डिसीज्ड पर्सन, मतलब डिसीज्ड लास्ट सीन वाज सो लेस that the possibility of any other offense is not there, right? मतलब बहुत कम गैप है और वहाँ पे उन दोनों के बीच मतलब उन टाइम पीरियड के दौरान जो है कोई भी ऑफेंस करने की पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। कोई भी ऑफेंस उसको भड़का दिया या फिर उसने अपना कोई फ़ायदा देखा कि मैं ऐसे स्टेटमेंट दे दूंगा, है ना, डिसीज्ड के फेवर में या अगेंस्ट में, तो वहाँ पे आपका ये केस कहता है अशोक वर्सेस महाराष्ट्र कि अगर लेस गैप है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू भी अच्छी होगी, है ना, उसकी एक बढ़िया वैल्यू होगी और उसको हम यूज़ कर सकते हैं स्टेटमेंट को, राइट। अब अगर इसकी एविडेंशियरी वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर एक ही केस है आपका सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, राइट। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला दैट जो लास्ट सीन है दैट इज अ काइंड ऑफ वीक काइंड ऑफ एविडेंस, ठीक है, बट ध्यान रहे, बट इसके चीज साथ में एक और बात बोली कि जब ये कपल्ड होती है ना विद अदर सर्कमस्टांसेस देन एक्यूज्ड ऑज एन एक्सप्लेनेशन, देन इफ द एक्यूज्ड ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन, फर्निशेस रॉन्ग एक्सप्लेनेशंस, मोटिव वगैरह या फिर अब्सकॉन्ड कर जाता है वो अगर ऐसा एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है ना देन देयर आर अदर कोरोबरेटिव एविडेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट लास्ट सीन स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज ध्यान रहे एविडेंशियल वैल्यू कुछ खास नहीं है, ठीक है, लास्ट सीन थ्योरी की, तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि वहाँ पे अगर लेस गैप है तो फिर तो आपका बिल्कुल रेलेवेंट हो जाएगा लास्ट सीन वाला, है ना। अदरवाइज जो है वहाँ पे किसी भी तरीके का फ्रॉड, किसी भी तरीके का मोटिव हो सकता है, जो पर्सन लास्ट सीन किया गया है ना, तो उसका कोई भी मोटिव हो सकता है, तो वो उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसकी हम एविडेंशियल वैल्यू कुछ खास नहीं लेंगे, इट इज़ अ वीक काइंड ऑफ एविडेंस, ठीक है जी। तो ये था आपका बर्डन ऑफ प्रूफ एंड योर ऑनर्स ऑफ प्रूफ, जितना इसके लिए आपको एग्जाम के अंदर रेलेवेंट है। और ये चीज़ें जो हैं वो प्रोविजंस हैं बेटा जो बर्डन ऑफ प्रूफ के क्वेश्चन में आपको सारी डिस्कस करनी है अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है, राइट। तो इतना ही आज की क्लास के लिए, इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर रेस्पेक्टिव एग्जाम्स।